उत्तर की ओर हरिनगर नाम के एक छोटे से गांव में केशव अपनी पत्नी और अपने 10 वर्षीय बेटे अमन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह तीनों बहुत ही कठिनाई भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। केशव की पत्नी जमींदार के घर काम करती थी और वह खुद किसी और के खेत में काम करता था। यूं तो हमेशा सर्दियों के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल सर्दी के साथ साथ बारिश का भी कहर अपने चरम पर था, जिसके कारण ठंड और बारिश ने बहुत जोर से अपना कहर डाला। इस वजह से हरिनगर गांव के लोग बहुत ज्यादा ठंड और बारिश से डरे हुए और परेशान थे। देख रही हो राधा, इस साल कितनी ज्यादा ठंड और बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश और ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैरों में ठंड के मारे जकड़न होने लगती है। इतनी ज्यादा ठंड और बारिश में तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। न जाने इस साल सर्दी कैसे कटेगी। हाँ अमन के पिताजी, इस साल तो ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना कहर ढा रही है। न जाने हम गरीबों का क्या होगा। तभी उनका बेटा अमन अपने पिता से बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर जाना चाहता हूँ। मुझे भी देखना है कि आप खेत पर कैसे काम करते हैं। नहीं अमन, बाहर बहुत ठंड है। इतनी सर्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। घर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित और गर्म रहोगे। ठंड में बाहर घूमना सही नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और बाहर मत जाओ। नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। ले चलो ना मुझे भी। माँ, बाबा से कहो ना कि मुझे भी खेत पर ले जाए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या काम होता है और आपकी मदद करना चाहता हूँ। ले चलो ना बाबा मुझे भी अपने साथ। अमन बेटा, जिद मत करो। बाहर बहुत ठंड है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज करवा सके। एक तो वैसे भी सेठ ने इस महीने के पैसे नहीं दिए हैं। ना जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसीलिए मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहो। राधा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? राशन खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं बताना चाहती थी, लेकिन हर बार तुम्हारी परेशानियां देखकर रुक जाती। घर में आटा बस 2 दिन का बचा है। दाल तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सब्जियां तो पिछले हफ्ते से घर में नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद सेठ जी परसों तक पैसे दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने कुछ नहीं कहा। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या खाएंगे? ऊपर से अगर अमन बीमार पड़ गया तो हालत और बिगड़ जाएगी। कल सुबह ही मैं सेठ जी से बात करने जाऊंगा। केशव की चिंता और बढ़ गई थी। ठंड और बारिश ने पहले ही जिंदगी को मुश्किल बना रखा था और अब राशन खत्म होने की बात ने उसे भीतर से झकझोर दिया। बाबा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं। जैसे पिछली बार गेहूं लेकर आए थे और माँ ने रोटियां बनाई थी। इस बार भी ऐसा कर सकते हैं ना हम? बेटा, वो गेहूं तो पिछले साल ही बेच दिया था। उसी से तो कर्ज चुकाया था। इस बार की फसल तो पहले ही बर्बाद हो गई है। ऊपर से ठंड और बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अमन के पिताजी, मैं एक बात सोच रही थी। क्या हम सरपंच जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का भरोसा दिया था। अगर वह मदद कर दे तो कुछ दिन के लिए इंतजाम हो जाएगा। राधा और केशव ने तय किया कि अगला कदम सरपंच जी से मदद मांगने का होगा। उनका बस यही प्रयास कि किसी तरह परिवार को इस संकट से उभारा जाए। सर्दी और भूख की मार से परेशान केशव ने सरपंच से मदद मांगने का फैसला किया। उसने राधा और अमन को घर पर रहने को कहा और खुद सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में राशन खत्म हो गया है। ठंड और बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो भगवान आपका भला करे। केशव, यह मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ही समझो। तुम गरीब लोगों की आदत हो गई है, जब मन किया चले आते हो भीख मांगने। ऐसा मत कहिए सरपंच जी। मेरा परिवार 2 दिनों से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिनों का राशन मिल जाए तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। चुप कर। गरीब हो तो अपनी गरीबी में जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, निकलो यहाँ से। सरपंच जी, आप ही हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? केशव की यह बात सुनकर सरपंच को गुस्सा आ गया। भीमा,
इसे बाहर निकालो और आइंदा इसे मेरे घर में मत घुसने देना। सरपंच ने नौकर से केशव को मारकर बाहर निकलवा दिया। केशव भारी मन से अपने घर की ओर लौट पड़ा। केशव भारी मन से सरपंच के घर से लौट रहा था कि आसमान में बादल और गहरे हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ते में केशव पूरी तरह से भीग गया। सर्द हवा और बरसते पानी ने उसे और भी कमजोर कर दिया। कांपते हुए कदमों से वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर केशव ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने गीले कपड़ों में ही लेट गया। थकान और निराशा से घिरा केशव तुरंत सो गया, मानो उसके पास अब सोचने की ताकत भी ना बची हो। अगली सुबह जब राधा केशव को जगाने गई तो उसने देखा कि केशव बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। बार बार आवाज देने पर भी केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन के पिताजी, उठिए, देखिए सूरज निकल आया है। सुनिया जी, आप सुन रहे हैं ना? उठिए ना। लेकिन केशव हमेशा के लिए शांत हो चुका था। ठंड और भूख ने उसकी जान ले ली थी। राधा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। हे भगवान, यह क्या हो गया? हमें किसके सहारे छोड़ दिया आपने? अमन के पिताजी। राधा और उसका बेटा अमन गहरे शोक में डूब गए। अमन अपने पिता की याद में लगातार रो रहा था। माँ, बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। अब कौन हमारी मदद करेगा? अब ना हमारे पास खेत है और ना ही पैसे। अब हम क्या करेंगे माँ? हर पल केशव की याद उन्हें सताती रहती। भूख और ठंड ने उनके जीवन को और मुश्किल बना दिया था। एक दिन जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ राधा के घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से और अभिमान से भरा हुआ था। जमींदार साहब, आप यहाँ? कहिए, क्या बात है? राधा, तुम्हारा कर्ज अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही 7 दिन का समय दिया था और अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जमींदार साहब, हमसे जो बन पाता है हम कर रहे हैं, पर अभी तक पैसे नहीं जुटा पाए। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का समय देता हूँ। अगर 7 दिन में मेरे पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जमींदार के यह कहते ही राधा का दिल जैसे टूट गया। उसका पति पहले ही उसकी जिंदगी से जा चुका था। अब वह अकेली थी और हालात से लड़ने के लिए मजबूर। राधा घर के कोने में बैठी सोच रही थी, अब हम करेंगे क्या? अमन के पिताजी के जाने के बाद कोई सहारा नहीं है हमारे पास। उसकी आंखें बार बार अपने सुने घर और टूटे हुए दिल की ओर चली जाती। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर राधा की बचपन की सहेली आरती खड़ी थी, जो बरसों पहले इस गांव को छोड़ शहर चली गई थी। अब वह एक अमीर औरत बन चुकी थी। राधा उसे देख ही हैरान रह गई। आरती दीदी, आप यहाँ इतने सालों बाद? हाँ राधा, मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चला। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। आरती की यह बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर आए। दीदी, मैं बहुत मजबूर हूँ। जमींदार ने 7 दिन का वक्त दिया है कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन मेरे पास ना खेत है ना पैसा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आरती ने तुरंत अपनी पर्स से एक मोटी रकम निकाली और राधा के हाथों में रख दी। राधा, ये पैसे लो, शायद इन पैसों से तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए। तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ और तुम सबको अपना परिवार मानती हूँ, और तुम मेरे लिए बहन जैसी हो। ये पैसे लो और जाकर जमींदार का कर्ज चुका दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी, आपने मुझे और मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। मैं कभी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी। अगले ही दिन राधा जमींदार के घर पहुंची और कर्ज चुका दिया। जमींदार यह देखकर हैरान रह गया। अरे राधा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये मेरे परिवार के लिए किसी फरिश्ते का तोहफा है। आपको आपके पैसे मिल गए ना, बस अब मुझे चैन से जीने दीजिए। इतना कहकर राधा ने वहाँ से विदा ली। अब उसके पास न केवल जमींदार के कर्ज से आजादी थी, बल्कि राधा जैसी सहेली का साथ भी था, जिसने उसकी जिंदगी को नई रोशनी दी। राधा ने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसों से एक साड़ी की दुकान शुरू की, ताकि वह कुछ पैसे कमा सके। ग्राहकों के अच्छे समर्थन के कारण उसकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आमदनी ठीक होने के बाद उसने अपने बेटे को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। हालांकि वह अब भी अपने पति को हर पल याद करती थी और उसकी कमी महसूस करती थी। कुछ सालों बाद राधा का बेटा अमन अब बड़ा हो गया था। एक दिन वह घर आया और उसने गर्व से कहा, माँ, अब से आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पद पर लग गया हूँ। अब बस आप आराम कीजिए।
यह सुनकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा, आज तूने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मुझे तुझ पर गर्व है। आखिरकार राधा और उसके बेटे का जीवन खुशहाल हो गया।